हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 2 है जिसे हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। छोटा सा एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन का एक्सरसाइज, वेरी सिंपल, शॉर्ट स्वीट। कल जैसे आपने 25 क्वेश्चंस देखे थे 1.1 के अंदर, इधर हमने सिर्फ डिसाइड किया था कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। अभी इस एक्सरसाइज में स्टेटमेंट दिया जाएगा और जितने स्टेटमेंट रहेंगे ना उतने सिंबॉलिकल फॉर्म्स देंगे, बराबर है। और उस सिंबॉलिकल फॉर्म को जैसे 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए अपने को कनेक्टिविटी चाहिए होता है, एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, ये अपने इंग्लिश के लेटर्स है। तो मैथ्स में एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकल फॉर्म में। जैसे एंड के लिए एंड नहीं लिखते हैं, एंड को अगर अपने को 2 सेंटेंस को, 2 स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करना है एंड वर्ड से, तो उसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं? ऐसा, वी, उल्टा कर दिया, वी को उल्टा कर दिया। बात समझ में आ गया क्या? एंड का नेम ऑफ द स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। when two statement are connected using this symbol, इसे कहते हैं कंजंक्शन। समझा? और के लिए वी है, और के लिए वी है। कंजंक्शन तो इसका उल्टा क्या है? डिसजंक्शन। कंजंक्शन डिसजंक्शन, कंजंक्शन डिसजंक्शन। एंड और समझ में आया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल है क्योंकि आगे फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। एंड और किसी चीज के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब करने के लिए एंड और का जो सिंबल है वो यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट है नॉट। नॉट को ऐसा साइन दिया गया है, सिमिलैरिटी का साइन अगर आपने देखा रहेगा, सिमिलर का साइन, तो 10th स्टैंडर्ड में आपने सिमिलर देखा था। ये सिमिलर जैसा साइन है, बराबर है, सिमिलर साइन है, और इसे हम लोग नॉट को स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? निगेशन। क्या कहते हैं? निगेशन। क्या कहते हैं? निगेशन। क्लियर है क्या? पक्का है? चलिए पढ़ेंगे। इफ देन, इफ देन, इफ देन, इफ देन, सिंगल एरो, इफ देन, समझ में आया क्या? सिंगल एरो, इसे हम कहते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, समझ में आया क्या? इफ एंड ओनली इफ, इसे डबल एरो कहते हैं। ये सिंगल एरो, ये डबल एरो हो गया है नहीं? ये कंडीशनल है, डबल एरो को हम लोग कहते हैं बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। सिंगल एरो है तो कंडीशनल और इम्प्लीकेशन है, डबल एरो है तो बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है? हाँ जी, 100%। चलिए ठीक है, अब हम लोग दो स्टेटमेंट को जब कनेक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा देखते। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक लेसन किया था जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी, गलती से अगर याद हो तो। जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो पॉसिबिलिटीज क्या आता है? हेड या टेल, 2 पॉसिबिलिटीज आता है। सिमिलरली एक स्टेटमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? 2। तो 2 स्टेटमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी? 4। हाँ या नहीं? 3 स्टेटमेंट का? गलत, 8। हाँ या नहीं? क्योंकि पॉसिबिलिटीज हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई, प्लस नहीं होता है। तो एक कॉइन का पॉसिबिलिटीज अगर 2 है, 2 कॉइन का 4 है, तो 3 कॉइन का 8 है, 4 कॉइन का 16। मल्टीप्लाई होता है पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिख के देता हूं, एक कॉइन है, एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी? 2। और एक कॉइन है तो इसकी पॉसिबिलिटीज फिर से 2 आएगा, तो 2 कॉइन मिलके मल्टीप्लाई होके आंसर कितना आएगा? 4। 2 + 2 नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटीज हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ गया? तो वैसे ही सेंटेंस के अंदर क्या होने वाला है? तो सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटीज आने वाली है। हर एक सेंटेंस का कितना पॉसिबिलिटीज होगा? 2। एक सेंटेंस के कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 2। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होगा? ट्रू या तो फॉल्स। तो 2 सेंटेंस की कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगे? 4। एक सेंटेंस है तो 2 पॉसिबिलिटीज, और 2 सेंटेंस है तो 4 पॉसिबिलिटीज। अब जैसे आप एक कॉइन का लिखते थे,
वन कॉइन का पॉसिबिलिटीज क्या लिखते थे, हेड या तो टेल, बराबर है। तो टू कॉइन का पॉसिबिलिटीज क्या लिखते थे बताओ, दो हेड आ सकता था, एक हेड एक टेल आ सकता था, फिर दोनों टेल हो सकते या तो टेल और हेड, ऐसा कुछ आपने लिखा था, हाँ या नहीं। तो अब यहाँ पे वैसा ही सेम चीज आपको करना है, बट हेड टेल नहीं लिखने का है, ट्रू फॉल्स लिखना है। तो जब एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी, दो, उसे क्या कहते हैं, ट्रू या तो फॉल्स। समझ में आ गया, हाँ जी। और जब दो स्टेटमेंट है तो चार पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, दोनों ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों फॉल्स या तो फॉल्स और ट्रू, ऐसा ही होता है ना। तो अब ये तो कौन से फॉर्म में हो गया भाई, तुम्हारे स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया। अब इसे अपने को ऐसे फॉर्म में लिखना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर, तो कैसे लिखेंगे जरा चेक करते हैं। देखिए कितने सेंटेंस है, पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, चार, दो ट्रू दो फॉल्स। समझ में आ गया, दो सेंटेंस है तो दो बार ट्रू दो बार फॉल्स पहला लिखने का, समझा। अगर तीन होता तो तीन बार ट्रू तीन बार फॉल्स, बराबर नहीं, चार बार ट्रू चार बार फॉल्स। सर क्यों, क्योंकि तीन कॉइन की पॉसिबिलिटीज कितने होते हैं, आठ, आठ का आधा कितना होगा, चार। अरे समझ में आया क्या, तो इधर चार बार ट्रू चार बार फॉल्स आएगा, फिर दो बार ट्रू दो बार फॉल्स आएगा, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स आएगा। ये जो सिस्टम मैंने बताया वो सिस्टम आपको याद रखने का। जैसे एक कॉइन था, एक कॉइन में एक ट्रू एक फॉल्स होता है, दो कॉइन में चार होता है, तो चार का आधा कितना हुआ, दो, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। तीन कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, आठ, आठ का आधा कितना होता है, चार, चार बार ट्रू चार बार फॉल्स। समझ में आ गया, हाँ जी पक्का। तो यहाँ पे दो सेंटेंस था तो दो बार ट्रू दो बार फॉल्स देगा, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। लिखने को समझ में आ गया, हाँ जी समझा। अब कनेक्टिविटी लिखने का पहला कनेक्टिविटी क्या है, एंड, एंड को हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन। अब इसका रूल कहता है, एंड कहता है दोनों ट्रू है तो हम आंसर ट्रू बोलेंगे, तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। दोनों आंसर स्टेटमेंट का अगर ट्रू है, पहला वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा वाला भी ट्रू है, और कंजंक्शन यूज किया है एंड, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू, नहीं तो बाकी सब आंसर क्या है, सिंपल याद रखने का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेसन के अंदर, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, आता ही एग्जाम में, ट्रूथ टेबल जिसे कहते हैं आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट और मार्क्स देने वाला लेसन है ये, करके ही रखना है। ओके, पहला हो गया एंड। अभी हम लोग जाते हैं कंजंक्शन से डिसजंक्शन पे। कितने स्टेटमेंट लिया मैंने, दो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और कहता है अगर एक भी ट्रू है ना तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आंसर, एक भी ट्रू है तो आंसर, एक भी ट्रू है तो आंसर, सर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही ट्रू, नहीं तो सब फॉल्स। और ये और क्या कहता है, कोई भी एक ट्रू है चलेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, याद रहेगा। एंड में दोनों होने चाहिए और में कोई एक चाहिए, समझ में आया क्या, कंजंक्शन डिसजंक्शन। अब कंडीशनल, इफ देन, इफ देन, तो इधर देन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, देन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या। देन का आंसर क्या है, देखो दोनों ट्रू है और दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू मतलब दोनों सेम है तो आंसर सेम रहेगा, मतलब ट्रू रहेगा। दोनों सेम है, दोनों सेम है, आंसर क्या है, दोनों सेम है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेम है ना, सेम है तो आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, सेम है तो आंसर क्या रहेगा, ट्रू, नहीं तो देन का आंसर, देन का आंसर क्या है, देन का आंसर क्या है, समझ में आ गया पक्का। डबल इंप्लीकेशन, दोनों सेम है, ट्रू, दोनों सेम है या नहीं। बाय कंडीशनल आ गया, बाय कंडीशनल क्या कहता है, अब आंसर ट्रू फॉल्स, तो आंसर क्या है, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, आंसर क्या है, फॉल्स। इन शॉर्ट एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही है, समझ में आ गया। इधर हमेशा आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे वैसा है क्या, नहीं, यहाँ पे देन का आंसर, और बाय कंडीशन में दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। समझ में आ गया है, पक्का समझा है,
कुछ भी डाउट किसी को भी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। पहले एक्सरसाइज, मतलब आज जो अपन एक्सरसाइज करेंगे उसमें एक कंडीशनल के ऊपर करने वाले स्टडी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर, और फिर नेगेशन। मतलब ये टेबल जो है पूरे लेसन का जान है, पूरे लेसन का जान यही है। एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ये क्या नॉट वाला अभी पढ़ा है किधर मैंने? पढ़ाऊंगा मैं, नॉट वाला ही पढ़ाऊंगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, नॉट में वही आएगा। समझ में आ रहा है? नॉट मतलब निगेशन। निगेशन क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, मेरे पास एक सेंटेंस है पी, पी का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू या तो फॉल्स। अब निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे दो सेंटेंस की जरूरत नहीं है, तो ट्रू का निगेशन क्या आएगा? फॉल्स का निगेशन। हो गया, यही है। बाकी सब में दो दो स्टेटमेंट था, इधर सिंगल स्टेटमेंट ही होता है, क्योंकि ये सीधा ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। नॉट का मतलब ये था ऑपोजिट। हाँ, तू हाँ बोल रहा था, मैं ना बोलूंगा। इट इज सिंपल। क्लियर? चलिए, तो ये आपका हो गया कनेक्शंस। ओके, अब हमको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.2। देखते 1.2 में क्या दिया गया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको सिंबॉलिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने का। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया है। ई इज वॉवेल और 2 + 3 = 5। कितने स्टेटमेंट है? पहला है, लेट मैं लिखता हूं, पी, P इज इक्वल्स टू, क्या ले लेता हूं? E इज, क्या लिखा है? वॉवेल, बराबर पहला। और दूसरा सेंटेंस देता हूं, Q इज इक्वल्स टू 2 + 3 = 5। तो मेरे पास दो सेंटेंस है। कल भी मैंने बताया सेंटेंस को अपन स्टेटमेंट कब बोलेंगे? जिसका ट्रू या फॉल्स वैल्यू आए। क्या E एक वॉवेल है? हाँ या नहीं? है। और Q 2 + 3 = 5 है? हाँ है। दोनों का आंसर ट्रू है। बट यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं पूछा है, खाली सिंबॉलिकल फॉर्म पूछा है। सिंबॉलिकल फॉर्म में तो पहला है ये P और ये है Q, बीच में कनेक्टिविटी क्या यूज किया है? और। तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगा बताओ? P और Q। हो गया। P क्या है? वॉवेल है। Q क्या है? 2 + 3 है। बीच में क्या वर्ड यूज किया है? और। तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म, स्टेटमेंट और सिंबॉलिकल फॉर्म। समझ में आ गया? अरे समझा क्या करना एक्सरसाइज में? 1 मार्क क्वेश्चन है ये सब, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। समझ में? सेकंड में जाते हैं। मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? पहला P इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? मैंगो इज फ्रूट, बराबर है। इज अ फ्रूट दिया है, चलिए ठीक है, इज अ फ्रूट लिख देते हैं। एंड दूसरा Q क्या लिखोगे? पोटैटो, पोटैटो इज वेजिटेबल, बराबर है। अब दो सेंटेंस आगे, बीच में वर्ड यूज किया है बट। दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का वर्ड क्या है? इसको हम लोग कहते हैं एंड भी। क्या कहते हैं? एंड। मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। समझ में आ गया? तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगा बताओ जरा? P एंड Q। सिंबॉलिकल फॉर्म समझ में आ गया? इधर का इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं पूछा है, आगे के इसमें ट्रूथ वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। मिल्क इज व्हाइट, पहले ही मिस्टेक हो गया, और ग्रास इज ग्रीन। चलिए कैसे? तो पहला P क्या लिखोगे? मिल्क इज व्हाइट एंड Q इज ग्रीन। समझ में आ गया? चलिए वर्ड क्या यूज किया है? और P। समझ में आ रहा है? ये एक्सरसाइज है भाई। कितना टाइम है? फिर उसके बाद क्या है? आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अब सेंटेंस के अंदर आई नॉट वर्ड नहीं है, उसने क्लियर बोला है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है नॉट का उल्टा निकालो, ऐसा नहीं बोल रहा है। दो सेंटेंस है यहाँ पे और कनेक्टिविटी क्या है? बट। पहला सेंटेंस क्या है? P इज इक्वल टू आई लाइक प्लेइंग एंड Q क्या है? नॉट सिंगिंग, बराबर है।
अब P और हो गया ना यहाँ पे, P और एंड है ना यहाँ पे, उल्टा V क्यों आएगा? एंड बेटा एंड, अब मैं भी लिख रहा था, मेरी गलती बाबा, बस आगे बढ़। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब बताओ, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, यहाँ पे क्या है कनेक्टिविटी? इफ, कहा इफ वर्ड यूज किया है, देन वर्ड यूज किया है? नहीं। तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए क्या बोला है? इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। क्लाउडी है फिर भी रेनिंग हो रहा है। एंड या और क्या आएगा? और एंड, इवन दो इट इज क्लाउडी, P इट इज रेनिंग एंड इट इज रेनिंग। समझ में आया? तो यहाँ पे सिंबॉलिकल फॉर्म P एंड Q आएगा। हो गया तुम्हारा सब, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे अपने को ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। पहले स्टेटमेंट पहचानेंगे, उसका ट्रूथ वैल्यू और उसको सिंबॉलिकल फॉर्म। पहले मैं सिंबॉलिकल फॉर्म और फिर ट्रूथ वैल्यू की तरफ जाता हूँ। सबसे पहला क्या है? अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो दो सेंटेंस हो गया, अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार, दो हो गए। तो पहला P क्या लिख रहा हूं मैं? वेरी गुड, अर्थ इज प्लैनेट। क्या आएगा इसका आंसर? क्यों? अर्थ प्लैनेट है? नहीं है। मून इज बराबर है। चलिए, कनेक्टिविटी क्या है? एंड, तो इसका आंसर क्या आएगा? P बराबर। अब ट्रूथ वैल्यू, क्या अर्थ एक प्लैनेट है? तो P का आंसर क्या है? P का आंसर ट्रू है, P इज इक्वल्स टू ट्रू। क्या मून एक स्टार है? नहीं, मून भी एक प्लैनेट है, हाँ या नहीं? तो Q का वैल्यू क्या है? फॉल्स। अरे बराबर, क्या हो गया? तो क्या है? स्टार है। अच्छा, मून क्या है? क्या है मून? क्या है? चलो, तो P और Q का आंसर आ गया अपने पास, क्लियर। अब P एंड Q का सिंबॉलिकल फॉर्म के साथ ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड करने का। तो P का आंसर है ट्रू एंड Q का वैल्यू है फॉल्स। एंड में मैंने क्या बताया था? दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो आंसर। तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आएगा? तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। अब ये चीज यहाँ जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपको यहाँ लिखना है। पहले सिंबॉलिकल फॉर्म, बाद में ट्रूथ वैल्यू। चाहिए तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लेकिन समझ में आया मैंने किया क्या है? अरे हाँ, तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिकल फॉर्म मुझे लिखना था, तो मैं लिखूंगा ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। समझा? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट। 16 इज इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए। पहला है P, क्या? 16 इज इवन नंबर। Q, 8 इज परफेक्ट स्क्वायर। बराबर है। बड़ा इधर ध्यान दे। अब कनेक्टिविटी क्या है? एंड P एंड Q। अभी ट्रूथ वैल्यू, 16 एक इवन नंबर है क्या? इवन नंबर मतलब डिवाइड बाय 2 होता है, हाँ। तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो खुद के टेबल में जाता है और कोई भी टेबल में नहीं जाता है। समझ में आ गया? तो Q का आंसर क्या है? फॉल्स है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स। समझा ये? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। चलिए देखते हैं। तो पहला तो है P क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूरा लिख रहा नहीं, स्पेस कम है। आप P क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट लिखोगे। Q क्या लिखोगे? 6 हैज 3 प्राइम रूट। प्राइम रूट है ना, प्राइम फैक्टर बराबर। कनेक्टिविटी क्या यूज किया है? और तो P और Q हो जाएगा। अब बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं क्या? हाँ या नहीं? क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे क्या? हाँ या नहीं? नहीं। तो इधर P का वैल्यू क्या है? फॉल्स। आगे 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। 6 के 3 प्राइम फैक्टर्स है क्या? वो भी फॉल्स है। मतलब Q का वैल्यू भी क्या है? फॉल्स है। समझ में आ गया? अब कनेक्टिविटी है और, तो फॉल्स और फॉल्स आंसर विल बी। और का रूल क्या था? और का रूल ये, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। दोनों फॉल्स है तो आंसर तो फॉल्स ही रहेगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन। तो पहला सेंटेंस है हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन। दूसरा क्या है? बट दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यस, दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब इधर कनेक्टिविटी क्या यूज किया गया है? बट का मतलब क्या होता है? एंड। तब यहां पे आएगा P एंड Q। समझ में आ गया? हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन। क्या हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन है? हाँ, हिमालय सबसे ऊंचा है। क्या वो नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, मैप तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था, ऐसा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और हिमालय भी ऊपर की तरफ भी है, कश्मीर के साइड पे। तो इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में ही है। ये भी ट्रू है बराबर। कनेक्टिविटी है एंड ट्रू इज आंसर ट्रू। समझ में आ गया है क्या? पक्का समझ में आ गया है? और कुछ? अरे बाप, खत्म हो गया। समझ में आ गया क्या? मतलब ये एक्सरसाइज भी डन है। आराम से किया, कुछ घाई नहीं किया। मेरे हिसाब से अगर आप आराम से करोगे ये एक्सरसाइज तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।